जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल को थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम से मिली 100 बुद्ध प्रतिमाएं। उसी के साथ खबर आ रही है, मुंबई में दलित मेडिकल स्टूडेंट संघ रेगिंग 17 स्टूडेंट और 2 वार्डन के खिलाफ हुई है एफआईआर। साथ ही में खबर आ रही है, चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया है, दिल्ली से दबाव डाला जा रहा है। ईडी के छापेमार अधिकारियों ने कहा कि पीएम का दौरा याद रखना। उसके साथ खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव की बहू अब बीजेपी में शामिल हो गई है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। उसी के साथ खबर में जानेंगे, भाजपा से बागी हुए केएस शर्मा मथुरा से बीएसपी के साथ अब चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी का दामन थाम लिया है। साथ ही में खबर जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। उसी के बाद जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपकी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 20 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे, मुंबई में दलित मेडिकल स्टूडेंट संघ रेगिंग, जमीन पर सोने को किया मजबूर, बर्तन धुलवाए 17 स्टूडेंट और 2 वार्डन के खिलाफ हुई है एफआईआर। जहां दोस्तों स्टूडेंट्स अब सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या है खबर में जानेंगे, मुंबई के सबसे बड़े सरकारी केएम अस्पताल के जीएस मेडिकल कॉलेज में 24 साल के एक दलित छात्रा संघ रैगिंग और जातीय टिप्पणी के मामले में पुलिस ने 17 छात्र और 2 हॉस्टल वार्डन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 14 जनवरी को केस दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित संगठन नाराज हुए थे। इसी कड़ी में मंगलवार को जाति अंत संघर्ष समिति और दलित पैंथर स्वर्ण महोत्सव समिति ने केईएम अस्पताल के सामने मौन आंदोलन किया। ये प्रोटेस्ट बुधवार को भी जारी रहा। इसी के साथ खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के हिंगोली के रहने वाले छात्र सुगत भारत पड़घान का आरोप है कि पिछले 3 सालों से उसके रूममेट और अन्य छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे थे। कई मौकों पर उनकी बातें न सुनने पर उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। आरोप है कि हॉस्टल के 2 वार्डन और डीन से शिकायत के बाद भी आरोपी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जमीन पर भी सोने को मजबूर किया गया, जबरदस्ती बर्तन भी धुलवाए, टिफिन भी धुलवाया जाता था। तो इंटरनल जांच कमेटी ने आरोपों को नकार दिया था। SC/ST कमीशन तक जब मामला पहुंचा तब तकरीबन 1 महीने बाद पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, भोपाल को थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम से मिली 100 बुद्ध प्रतिमाएं अगले 10 साल में देश भर में जाएंगी 84,000। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को 100 प्रतिमाएं मिली है। जानते खबर में क्या है, आने वाले 10 साल में भोपाल समेत पूरे देश में भगवान बुद्ध की छोटी बड़ी 84,000 प्रतिमाएं थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और अमेरिका से आएंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब तक करीब 3,000 प्रतिमाएं भी आ चुकी है। इनकी लागत करीब 4 करोड़ रुपए है। इनमें भोपाल को 1.5 साल में 100 से अधिक प्रतिमाएं मिली है। इनमें से कई प्रतिमाएं 5 से 8 फीट तक की है, जिन्हें बुद्ध विहार में स्थापित किया जा चुका है। बाकी प्रतिमाएं लोगों को उपहार स्वरूप घरों व संस्थानों में रखने के लिए दी जा चुकी है। खास बात यह है कि यह प्रतिमाएं विदेशी दानदाताओं के माध्यम से यहाँ तक बुद्ध विहारों में मुफ्त मिलती है। उन्हें केवल कस्टम और ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाना पड़ता है। प्रतिमा मंगाने के लिए पहले एक आवेदन करना होता है। आवेदन मिलने पर नागपुर और मुंबई की 2 संस्थाओं द्वारा पड़ताल की जाती है कि किस बुद्ध विहार को कितनी बड़ी और कैसी प्रतिमा की जरूरत है। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दें कि प्रतिमाएं अष्टधातु, पीतल और फाइबर की है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी अशोक पाटिल ने बताया कि नागपुर के अहिल्याबाई होलकर फाउंडेशन के दिनेश गजबी और फिल्म अभिनेता गगन मलिक मुंबई के माध्यम से भोपाल समेत पूरे देश में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बांटने के लिए मंगवाते हैं। इसके लिए ये विदेशों में रहे दानदाताओं से संपर्क करते हैं। पिछले साल वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट बांग्लादेश के सहयोग से थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार आदि से प्रतिमाएं मंगाई गई थी। भोपाल में भीम ज्योति बुद्ध विहार, 4 इमली विशाखा बुद्ध विहार, बाग मुगलिया, लुम्बिनी बुद्ध विहार, पंचशील नगर, अशोका बुद्ध विहार, भेल आदि में 7 से 8 फीट की ऊंचाई तक की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी है। आपको बता दें कि ये विदेशों से नागपुर और मुंबई आती है। कोलार बुद्ध महाविहार के बनते शाक्यपुत्र सागर ने बताया कि जो भी प्रतिमाएं विदेशों से आती है वे
जिस दानदाता के नाम पर बनती है उनकी उपस्थिति में पहले वहां के बुद्ध विहार में ले जाकर उनकी विधिवत पूजा उपासना की जाती है। इसके बाद ही उसे यहाँ के लिए रवाना करते हैं। ये नागपुर और मुंबई आती है। इसके बाद इन्हें विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है गगन मलिक की ओर से और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से। बढ़ते अगली खबर की और तो अगली खबर में जानेंगे बीजेपी में शामिल हुई मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव, मोदी और योगी का माना आभार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अब मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में शामिल हो चुकी है। क्या कुछ है खबर में आपको बताएंगे। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में ग्रहण की है इन्होंने बीजेपी की सदस्य। अपर्णा ने मोदी और योगी का आभार भी व्यक्त किया है। अपर्णा ने कहा, मुझे जो भी काम करने का मौका मिलेगा मैं अपनी क्षमता से करूंगी। तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है इस कदम से। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अमित पालेकर पर क्यों दाव लगाया अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ दोस्तों, चुनाव है तो चुनाव के कारण ये खबर निकल कर आ रही है कि अब अमित पालेकर पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने दाव लगाया है। दरअसल क्या है खबर में आपको बताते हैं। गोवा में जातिगत समीकरण को काफी अच्छी तरह से समझते हैं केजरीवाल। अमित भंडारी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गोवा के कुल 11 लाख मतदाताओं में करीब 3.5 लाख मतदाता भंडारी समाज के हैं। तो इसीलिए शायद कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने पालेकर पर दांव खेला है। अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे विजय माल्या की मां को खाली करना पड़ेगा लंदन स्थित बंगला। स्विस बैंक यूबीएस का होगा कब्जा। तो विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने की रोक की अर्जी खारिज हो चुकी है। माल्या के लंदन स्थित घर में उनकी 95 साल की मां रहती है। माल्या को इस स्विस बैंक को 2.4 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। दरअसल कर के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी है। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या की लंदन स्थित इस घर में उनकी 95 साल की मां भी रहती है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर अखिलेश ने कहा कि सपा की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। दरअसल कुछ न कुछ तो प्रक्रिया दोस्तों देनी ही थी। अपने ही घर का एक सदस्य पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला गया है। दरअसल अखिलेश यादव की भाभी बीजेपी में शामिल हो गई है। तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया जब मीडिया ने पूछी तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। ऐसी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे आईएनएस रणवीर के धमाके का मामला। 10 घायलों को नेवी अस्पताल में भर्ती किया। नेवी ने दी अपने जवानों को श्रद्धांजलि। आईएनएस रणवीर पर एक आंतरिक डिब्बे में धमाका होने से घायल 10 जवानों को अब इंडियन नेवी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत चिंताजनक है लेकिन स्थिर है। कुल 11 नाविक इस धमाके में जख्मी हुए थे जिसमें से 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन की तैनाती पर था और जल्द ही बेसपोर्ट लौटने वाला था। धमाके में नौसेना का 3 कर्मियों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि आईएनएस रणवीर में शहीद इन 3 जवानों के नाम हैं अरविंद कुमार महत्तम सिंह 38 साल उनकी उम्र है, सुरेंद्र कुमार एस वालिया 47 साल की उम्र है और कृष्ण कुमार गोपीराव जिनकी उम्र 46 साल है। तो इन शहीदों को सीएमएम नमन करता है। बढ़ते अगली खबर की और तो अगली खबर में जानेंगे भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। कहा 2022 का सीजन होगा आखिरी। तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सानिया ने बुधवार को घोषणा की कि साल 2022 उनका अंतिम सत्र होगा। सानिया मिर्जा ने साल 2003 में इंटरनेशनल करियर अपना शुरू किया था। टेनिस मुकाबले में उन्होंने खेलना शुरू किया था। दरअसल सानिया ने बताया है कि उनका शरीर अब थक रहा है और उनके अंदर प्रत्येक दिन के दबाव के लिए ऊर्जा और प्रेरणा अब पहले जैसी नहीं रही। मतलब अब उम्र का तकाजा है तो रिटायरमेंट लेना जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे मस्जिद गिराने का ऐलान करने वाला गिरफ्तार। वीडियो बनाकर की थी अपील। जी हां दोस्तों, कर्नाटका से खबर आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक दोस्तों कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मंड्या जिले के श्रीरंगपटना शहर के एक मस्जिद को गिराने का आह्वान करने वाले एक धार्मिक नेता को गिरफ्तार किया है। काली मठ के ऋषि कुमार स्वामी जी ने श्रीरंगपटना में मस्जिद के सामने वीडियो बनाकर सार्वजनिक अपील की है कि मंदिर के ऊपर यह मस्जिद बनी हुई है और इसे गिरा देना चाहिए। जैसे जैसे दोस्तों चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी पार्टियों के गुर के वातावरण बिगाड़ने में
जुटे हुए हैं। कहीं जातीय समीकरण का मामला है तो कहीं हिंदू मुसलमान का। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे पार्टी छोड़ चुके नेताओं को वापस नहीं लेंगे, महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर से यह खबर आ रही है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को ये बयान दिया कि उन नेताओं को कभी वापस पार्टी में नहीं लेंगे जो पार्टी छोड़कर जा चुके थे। दरअसल जुलाई 2018 में महबूबा 3 गठबंधन सरकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद कुछ पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत बड़ी संख्या में पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। तो अब महबूबा मुफ्ती ने ये ऐलान किया है कि जो भी पार्टी छोड़कर गए थे उनको वापस नहीं लिया जाए। अगला समाचार इस समाचार में है, यूएन में भारत ने साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा अपराधियों को सुरक्षा मिली, 5 स्टार होटल में भी रखा गया। जी हाँ दोस्तों, यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। दरअसल भारत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संभवतः पाकिस्तान में होने के परोक्ष जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को कहा कि 1993 के मुंबई विस्फोटों में जिम्मेदार अपराधियों को न केवल सरकारी संरक्षण दिया गया है बल्कि उन्हें 5 सितारा होटल में अतिथि सत्कार का आनंद भी लिया है। तो ये हमला किया है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यूएन में। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे फरदीन खान हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां दोस्तों, अब बड़े सितारे और पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो फरदीन खान का भी नाम आया है। दरअसल अभिनेता फरदीन खान भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। फरदीन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। फरदीन खान ने ट्विटर पर लिखा है कि कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सौभाग्य है, मुझे कोई ज्यादा लक्षण नहीं है ओमिक्रॉन के। फरदीन खान ने यह भी लिखा कि आराम कीजिए, टेस्ट कराते रहिए अगर किसी तरह का डाउट है तो, और बच्चों को भी टारगेट किया कि बच्चों में ये वेरिएंट फैल रहा है तो सतर्क रहिए। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी और अपना दल के साथ लड़ेगी भाजपा, जेपी नड्डा का ऐलान, सीटों पर बनी सहमति। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बुधवार को भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने अन्य नेताओं से बात की। गठबंधन की भी बातें हुई। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे कर्नल विजय रावत ने दिल्ली में थामा भाजपा का दामन, दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हैं छोटे भाई। जी हाँ दोस्तों, कर्नल विजय रावत सेवानिवृत्त है, उन्होंने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत जो सेवानिवृत्त है, भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में उनके शामिल होने से उत्तराखंड के किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के रूप में उनको देखा जा रहा है। बुधवार दोपहर को दिल्ली में कर्नल विजय रावत भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है, अनंतनाग में आतंकियों का सीआरपीएफ के जवानों पर हमला, जवाबी कार्रवाई होते देख भाग खड़े हुए आतंकी। जी हां दोस्तों, अनंतनाग में आतंकियों ने बुधवार शाम को सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन के जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में किसी भी जवान के घायल होने के समाचार नहीं है। सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों के खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे डर कर आतंकी भाग खड़े हुए। तो सलाम है हमारे सीआरपीएफ के जवानों को। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे, क्या भारत के लिए उपयोगी रहेगा लॉकडाउन, क्या है नया फॉर्मूला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हरी झंडी, जाने क्या है एक्सपर्ट्स का व्यू। जहां दोस्तों नेशनल लॉकडाउन के बारे में क्या कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बावजूद फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। संगठन ने कहा कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंध जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। संगठन ने लॉकडाउन का नया फॉर्मूला बताया है। संगठन ने कहा कि भारत को तीसरी लहर से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की रणनीति बनानी चाहिए, मतलब उसी तरीके से छोटे छोटे लॉकडाउन लगाने चाहिए, कंटेनमेंट जोन वगैरह बनाने चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी ने मास्क पहनने से किया इनकार, कहा मास्क पहनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। तो दरअसल देश भर में कोरोना संक्रमण का माहौल बना हुआ है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। सरकार की गाइडलाइन भी है कि जरूरी ये चीज करनी चाहिए। तो उसी में ये खबर निकल कर आ रही है कि कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना मास्क पहने उन्हें देखा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, मैं मानूं या ना मानूं।
बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे आतंकी हमले में मारे गए या घायल हुए चीनी नागरिकों को भारी भरकम मुआवजा देगा पाकिस्तान। क्या दोस्तों, चीन के साथ अब दोस्ती मीठी रखने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। पाकिस्तान ने पिछले साल एक आतंकवादी हमले में मारे गए घायल हुए 36 चीनी नागरिकों को मुआवजा देने का फैसला किया है, जिससे बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी अड़चन दूर हो सके। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने 4.6 लाख अमेरिकी डॉलर 8,100 करोड़ रुपए मतलब इससे 203 लाख अमेरिकी डॉलर 3.6 करोड़ रुपए तक की 4 अलग अलग मुआवजे की राशि पर इन्होंने काम किया है। और पाकिस्तान खुद जो खस्ता हालत में है वो चीन के नागरिकों को मतलब जो भी इस हमले में मरे थे उनको मुआवजा देंगे, उनके परिवारों को। क्या कुछ है खबर में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं लड़ेंगे चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड से ये खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ये इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अब आईएएस कैडर रूल को लेकर केंद्र के साथ टकराव के रास्ते पर ममता सरकार। तो दोस्तों, बंगाल की ममता सरकार अब आईएएस कैडर रूल को लेकर केंद्र के साथ टकराव के रास्ते पर है। केंद्र आईएएस कैडर रूल में संशोधन करना चाहता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके प्रतिवाद में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुकी है। आपको बता दें कि अब केंद्र की तरफ से एक नई चिट्ठी राज्य सचिवालय पहुंची है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों के किसी भी आईएएस अफसर का केंद्र की तरफ से दूसरे पद पर तबादला किए जाने पर उन्हें निर्धारित समय पर उस पद को ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अफसर को स्टैंड रिलीज कर दिया जाएगा। स्टैंड रिलीज कर दिए जाने से संबंधित अफसर का वेतन बंद हो जाएगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलने में भी समस्या हो सकती है। तो केंद्र अब डायरेक्ट कंट्रोल करेगा आईएएस ऑफिसर के तबादलों को। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस समारोह में आतंकी डाल सकते हैं खलल, सीमांत इलाकों में जम्मू पठानकोट हाईवे पर हाई अलर्ट। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शाह देने के लिए गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के साथ ड्रोन से हथियार भेजने जैसी नापाक हरकत करने की तैयारी में है आतंकवादी। सीमा पर ऐसी सूचनाएं मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू पठानकोट हाईवे पर हाई अलर्ट की घोषणा के साथ सीमा को खंगालने की अपनी मुहिम जारी कर दी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है लद्दाख में 10 दिनों में 3 गुना हुआ कोरोना संक्रमण, मामले 965 संक्रमितों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, 965 संक्रमण की संख्या बताई जा रही है। लद्दाख में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में ही क्षेत्र में संक्रमण के 727 नए मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे हालात में लद्दाख प्रशासन ने लेह व कारगिल जिलों में टेस्टिंग को तेज कर दिया है। बुधवार को भी विभाग की टीमों ने अचानक कई जिलों में जाकर के वहां के दौरे किए, लोगों के टेस्ट भी किए। इसके साथ कोरोना की रोकथाम संबंधी पाबंदियों पर भी सख्ती से प्रभावी हो, लोग इन पाबंदियों को माने, वो भी प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत बोले विधानसभा चुनाव पर जाति व धार्मिक मुद्दे हावी है। जहां दोस्तों काफी खरा और सटीक बयान लगता है राकेश टिकैत का। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी भी है, तो वो राष्ट्रीय चिंतन शिविर कर रहे हैं। फिलहाल तो राष्ट्रीय चिंतन शिविर में किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये कहा है इस समय धान खरीद का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर भी गहनता से मंथन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर किसान मुद्दों से अधिक जाति और धार्मिक मुद्दे हावी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे ईडी की छापेमारी, पंजाब सीएम चन्नी बोले चुनाव नजदीक है, दिल्ली हमें दबाने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी ने अब
दिल्ली के खिलाफ बयान दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले पर उन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके रिश्तेदार और करीबी लोगों पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब में 2 दिन से प्रवर्तन निर्देशालय की कड़ी कार्रवाई अवैध बालू खनन में जारी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसे दबाने की कोशिश का करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार हमें दबा नहीं सकती है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने भांजे पर रेड के बाद ये आरोप लगाया है। ईडी के अफसर ये कह के गए हैं कि पीएम का दौरा याद रखना, अवैध खनन में मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। तो चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें थोड़ी सी राजनीतिक कारणों से बढ़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे क्या सुलझेगा असम मेघालय सीमा विवाद। कल अमित शाह से मिलेंगे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, तनाव खत्म करने की रखेंगे योजना। जी दोस्तों, सीमा विवाद चल रहा है असम मेघालय से। कुछ दंगों की भी खबर आई थी थोड़े दिनों पहले। क्या है खबर में जानेंगे। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बुधवार को कहा कि वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव भी रखेंगे। संगमा के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में सीमा के 6 इलाकों में से सालों से चले आ रहे अपने विवाद का निपटारा होने की भी संभावना है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे यूजर्स अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे अपनी तस्वीरों को एडिट, नहीं होगा किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत। जी दोस्तों, दरअसल अब व्हाट्सएप अपने बीटा वर्जन में ये फीचर डालने वाली है। कोई भी अगर फोटो है आपत्तिजनक है तो उस कंटेंट को आप एडिट कर सकते हैं। तो कई नए फीचर के साथ व्हाट्सएप अब आपको सुविधा देने जा रहा है। देखते अगली खबर। ये समाचार आ रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान में राहत के बाद फिर ठंड बढ़ेगी। 21, 22 व 23 जनवरी को कई जिलों में बारिश की चेतावनी, सर्द हवाओं से गिरेगा पारा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अब ठंड बढ़ने वाली है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 21-22 जनवरी को पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। बारिश का ये दौर 23 जनवरी को भी बने रहने की संभावना है। तो इस बारिश के साथ साथ पारा भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा और उसके साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। देखते अगली खबर में क्या है। अगली खबर आई है जोधपुर से। अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटी का भी हक। हाई कोर्ट ने कहा सोच बदलने का समय आ गया। शादीशुदा बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल माता पिता की जिम्मेदारी बेटे बेटी की एक समान होती है। कोर्ट ने क्या कहा है जानते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी को नौकरी देने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अब सोच बदलने का समय आ गया है। शादीशुदा बेटी अपने पिता के बजाय अपने पति के घर की जिम्मेदारी है। शादीशुदा बेटे व बेटी में भेदभाव अब नहीं किया जा सकता। दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बेटे नहीं होते, तो उनकी जो नौकरी है वो किसी को मिलती नहीं है। उनकी मौत के बाद, एक्सीडेंटल मौत के बाद अनुकंपा में जो नौकरी वगैरह दी जाती है तो वो मिलती नहीं है। तो इस पर अब राजस्थान हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि अगर बेटी शादीशुदा है और उनके पिता की अनुकंपा में उन्हें नौकरी मिल रही है तो उन्हें मिलनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की। इस खबर में जानेंगे एमपी में एक दिन में 5 मौत, 18 दिन में गंभीर ऑक्सीजन लगाने वाले मरीजों की संख्या 1400% बढ़ी। पॉजिटिविटी रेट 44,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिविटी रेट 44,000 के पार हो चुका है। एमपी में 7 दिन में संक्रमित 42,202 मिले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 18 जनवरी को ये मामले बढ़कर 84,000 के 5 पहुंच गए थे। अभी प्रदेश में 51 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,000 के पार है। पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 9.81% एमपी का कोरोना पॉजिटिविटी रेट हो गया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे जाति की राजनीति। यूपी के सीएम ने जाति जाति करने वालों को दी नसीहत। आरजेडी का जवाब, SC/ST को मंदिर का पुजारी बनवाने का लाए बिल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल राजनीति में अब जातिगत मुद्दा गर्मा गया है। यूपी से खबर आ रही है। चुनाव में यूपी में योगी आदित्यनाथ अब अगले सीएम का चेहरा है। लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने। बीजेपी का काफी जोर है इस चुनाव में। तो चुनाव यूपी में हो रहा है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बिहार से भी जवाब आ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल आरजेडी ने उन्हें सलाह देते हुए लिखा है कि जातिवादी बाबा जी, अगर जाति यथार्थ नहीं है
तो अपने अधिकारी डीएम या एसपी अपनी जाति के ही क्यों नियुक्त किए हैं? आपने सभी स्वजाति या बाहुबली गुंडों को खुला छोड़ रखा है। अगर जाति खत्म करनी है तो SC ST OBC को मंदिर में पुजारी बनाने का विधेयक पास करवा दिया जाए, कानून बना दिया जाए। जाति आपने खत्म की या नहीं? तो ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से तंज कसा जा रहा है और चैलेंज दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को कि अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो ये साबित करके दिखाए और ऐसा कानून लाए अपने राज्य में कि जिसमें SC ST के लोग मंदिर में पुजारी बन सके। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे भाजपा से बागी हुए SK शर्मा। मथुरा से भाजपा नेता SK शर्मा ने थामा बहुजन समाज पार्टी का दामन। जी हां दोस्तों, अब टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोए थे शर्मा जी, तो अब उन्होंने BSP का दामन थाम लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर SK शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। मंगलवार को SK शर्मा ने भाजपा से इस्तीफा दिया था। SK शर्मा भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। SK शर्मा ने बुधवार को बसपा का दामन थामते हुए मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे फिर जारी होंगे शेड्यूल कास्ट के प्रमाण पत्र। रायपुर से खबर आ रही है, हाईकोर्ट ने महार, मेहर, मेहरा जाति प्रमाण पत्र पर रोक लगाई थी। अब सरकार ने जारी करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है खबर में जानेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के महार, मेहर, मेहरा जाति के लोगों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने 3 साल पहले एक अंतरिम आदेश में इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय से राहत मिलने के बाद सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये खबर आ रही है उज्जैन से। खबर में जानेंगे शिप्रा शुद्धिकरण में राजनीति की एंट्री। कांग्रेस की नेता नूरी जल सत्याग्रह करने शिप्रा के 4 फीट गहरे पानी में उतरेगी। संत बोले वे मदरसों में सूर्य नमस्कार कराए, हम यहाँ सक्षम हैं। जी हाँ दोस्तों, शिप्रा नदी के गंदगी का मतलब शुद्धिकरण का मामला अभी थोड़े ही दिनों पहले उठा था। थोड़े दिनों पहले की बात है, संतों ने आंदोलन किया था। इसमें अब राजनीति की एंट्री मानी जा रही है। दरअसल शिप्रा नदी शुद्धिकरण को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। संतों के आंदोलन और जल सत्याग्रह की चेतावनी के बाद अब कांग्रेस ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान ने कहा कि गुरुवार से जल सत्याग्रह करेगी। इस दौरान वे शिप्रा नदी में 4 फीट गहरे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करेंगी। नूरी ने कहा कि ये वो आंदोलन है जो संतों के समर्थन में वो कर रही है, लेकिन संतों ने उनको कुछ भी मतलब तवज्जो नहीं दी है। संतों ने कहा है कि वे अपनी राजनीति करे, अगर करवाना ही चाहती है तो मदरसों में सूर्य नमस्कार करवाए। शिप्रा नदी के लिए हम सक्षम हैं। तो अब जानेंगे शेयर मार्केट का हाल। बाजार में गिरावट का दौर। 2 दिन में सेंसेक्स 1200 अंक टूटा। निवेशकों के डूबे 5.27 लाख करोड़ रुपए। जहां दोस्तों मार्केट कैप 280 लाख करोड़ रुपए के पार था, आज ये 60,098 के पार बंद हुआ। मार्केट कैप 274.83 लाख करोड़ रुपए का रहा। हम आपको बता दें कि मंगलवार को 554 अंक गिरा था सेंसेक्स। मंगलवार को 554 अंक गिरने के बाद बुधवार को इसमें 656 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप सोमवार को 280.10 लाख करोड़ रुपए था, जो मंगलवार को 276.44 लाख करोड़ रुपए पर बंद हुआ। आज ये 274.83 लाख करोड़ रुपए रहा। दरअसल कच्चे तेल की कीमत में महंगाई है वजह। बाजार में गिरावट का कारण कच्चे तेल की कीमतों और उससे होने वाली महंगाई की वजह से है। कच्चे तेल की कीमतें $87 प्रति बैरल पार कर गई है। इस वजह से आने वाले समय में महंगाई पर भी इसका असर दिखेगा। इसके साथ ही अमेरिकी बॉन्ड का ब्याज भी बढ़ रहा है। तो अब जानते हैं क्या कुछ है खबर में। तो इस खबर में जानेंगे आधार का बाजार से बना हुआ स्मार्ट कार्ड मान्य नहीं। जानिए UIDAI ने क्या कहा। तो दोस्तों खबर आई है कि अब बाजार में PVC प्लास्टिक के कार्ड जो आधार कार्ड बनाते हैं वह मान्य नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप आधार कार्ड का स्मार्ट कार्ड बाजार से बनवाते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको बिना आधार का ही माना जाएगा। आधार कार्ड की सेवा देने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने कहा कि बाजार से जो PVC कार्ड बन रहे हैं वे मान्य नहीं है। मतलब आपको डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड ही पेश करना होगा।
बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे अब सर्राफा बाजार का हाल, सोने चांदी का क्या है भाव। तो सोने चांदी की कीमत में मामूली उछाल दर्ज किया गया है। दरअसल सोने की कीमत में मामूली उछाल दर्ज किया गया है, जबकि चांदी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन की बात करें तो 61,000 पार करने वाली चांदी आज 63,000 के पार पहुंच गई है। अगर बात करें सोने की तो सोना बढ़कर 48,204 रुपए हो गया है। तो अब जानते हैं मौसम का हाल क्या कहता है अगले 24 घंटे का भारत का मौसम का पूर्वानुमान। तो दरअसल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति है। 21 जनवरी से फिर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। भारत में इन दिनों शीतलहर की काफी मार चल रही है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, यूपी के कई इलाकों में ठंड पड़ी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले कुछ दिन ठंड कम होने की संभावना है। उत्तर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। वही राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI आज 331 मतलब कि बहुत खराब श्रेणी में रहा है। तो ये दिल्ली की बात है। दिल्ली का वातावरण काफी दूषित है। साथ ही में खबर आ रही है मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर 21 जनवरी से सक्रिय हो रहा है। इसका असर हल्का होगा, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली में 21, 22 और 30 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री ऊपर रहेगा, उत्तर भारत में रहेगा। और मौसम विभाग की चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की शीतलहर जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से इन जगहों पर कड़ाके की ठंड अब भी जारी है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल जो बिल्कुल भी फ्री है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।